राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो पीजीटी का जैसे कि एग्ज़ाम लगा हुआ है और पीजीटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट हम वीडियो लाए थे, आपको दिखा होगा वीडियो के सेक्शन में। आज हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस पेपर है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी। पूरा ज़रूर देखिएगा। 125 क्वेश्चन करेंगे, 40 से 45 मिनट लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इसके लेखक कौन है? ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिंकॉट। तो ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इसके लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। किसने लिखा है? जॉन गिलक्राइस्ट ने। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ध्यान देंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है डेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये ठाकुर की है। पांचवा प्रश्न है कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, बिहारी। तो घनानंद हैं, बोधा है, आलम है, बिहारी रीतिमुक्त कवि नहीं है। ध्यान देंगे। छठवां प्रश्न है जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। सातवां है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। आठवां है बिसलदेव रासो की नायिका का नाम बताइए। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो लिखा है और इसकी नायिका का नाम राजमती है। 9 नंबर में एक कथन है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन की है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। 10वां है सही काल क्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। सबसे पहले कबीर आएंगे 1398 में, फिर सूरदास 1478 में, फिर तो जायसी 1500 के आसपास, फिर तुलसी 1532 में। तो कबीर, सूर, जायसी, तुलसी ये सही क्रम होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। 11 नंबर में है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। शुक्ल जी ने ये कथन किसके लिए कहा है? तो ये कथन जायसी के लिए कहा है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। फिर 12 नंबर में है अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। कौन थे? तो अकबर दरबार के नवरत्नों में रहीम शामिल थे, अब्दुल रहीम खान खाना। 13वां है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 14वां एक कथन है कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। 15वां है रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है?
रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। तो आधुनिक युग की गीता कहा गया है कुरुक्षेत्र को। 16वां है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। तो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्यिक परंपरा प्रगतिवाद है। 17वां है नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? तो नकेनवाद के प्रवर्तक में 3 थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो इन तीनों को ध्यान रखेंगे। 18वां है नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई, ये तो सही है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, ये भी सही है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, ये भी सही है। यह कविता हास्योन्मुखी मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये गलत है। तो 18 का डी हो जाएगा। मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र इसमें नई कविता में नहीं है। 19 में दिया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली को प्रतिज्ञा किए थे कि नहीं रखेंगे अपनी भाषा में। गंवारी और भाखापन की भी किए थे, लेकिन तत्सम भाषा के शब्दों को अपनी भाषा से बाहर रखने की प्रतिज्ञा नहीं किए थे। तो 19 का हो जाएगा डी। 20वां प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे माना है? तो शुक्ल जी ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है विकल्प अनुसार वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जो भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक है। 21वां है चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है? तो भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो ये कथन वररुचि ने कहा था। वररुचि की बात पे प्रतिक्रिया देते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। 22वां है चक्करदार चोरी उपन्यास है, किसका है? गोपाल राम गहमरी का। 23वां है बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। ये गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो ये धनिया कहती है कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। ये कौन कहती है? धनिया। 23 के बाद आ जाइए 24 और बता दीजिए 30, 40, 50। ये उपन्यास है किसका? प्रभाकर माचवे का। फिर है 25 नंबर में डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी है, किसकी? इलाचंद्र जोशी की। फिर 26 नंबर में है असत्य कथन बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद्र को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है, ये सही है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के बाद लिखी गई, ये भी सही है। 11 वर्ष के बाद 1903 में लिखी गई, दुलाई वाली 1907 में। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई, ये भी सही है। लेकिन रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है, ये गलत है, क्योंकि रक्षाबंधन कहानी कौशिक ने लिखा है, प्रेमी ने नहीं। 27 में बताइए मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो मुखौटा कहानी संग्रह है ममता कालिया का। किसका है? ममता कालिया का। फिर 28 नंबर का प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है, किस रूप में? तो नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। 29 नंबर में पूछा गया है कि कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर। तो चाबुक नहीं है, क्योंकि चाबुक निराला का है। 29 हो गया। अब 30 में आते हैं। 30वां है कि निम्न समीक्षकों में से मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? रामचंद्र शुक्ल नहीं, नंदुलाल वाजपेयी नहीं, रामविलास शर्मा। ये मार्क्सवादी समीक्षक हैं। कौन? रामविलास शर्मा। फिर 31 नंबर में है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है,
बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। ये कथन किसके प्रति है? तो ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति। 32 नंबर में है अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की। फिर है मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, तो मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो कथा से शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी लिखा ब्रजरत्न दास ने। 36 नंबर में है सन 42 के संस्मरण। ये संस्मरण किस लेखिका ने लिखा है? तो लेखक ने, तो श्री राम शर्मा ने। सभा की सभ्यता संस्मरण के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा क्या है? रेखा चित्र है। पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया? तो बछड़े का नाम रखा गया था लाल मणि। हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया? तो व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाने वाले हरिशंकर परसाई हैं। 41 में दिया है ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है? नहीं। ठेले पर हिमालय के बारे में इसका विकल्प इधर नहीं है, यहीं पे है। तो 41 का हमारा डी सही है कि इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। तो ठेले पर हिमालय के संदर्भ में सही यही है कि धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। 42 में दिया है किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो काव्य गुणों की संख्या 10 माना है भरत मुनि ने। किसने माना है काव्य गुणों की संख्या 10? भरत मुनि ने। फिर है 43 नंबर में कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? तो ओज गुण कहलाता है। 44 में है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ये कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं? तो कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताया है वक्रोक्ति काव्य जीवितम कह के। फिर 45 नंबर में पूछा गया है इस दोहे में कौन सा रस है? आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। तो इस दोहे में हास्य रस है। फिर 46 नंबर में है मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनसी जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। फिर 47 नंबर में है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें द्रुत विलंबित छंद है। फिर 48 नंबर में है कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है और छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। ये कथन किसका? सुमित्रा नंदन पंत का, कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है और छंद हृदय कंपन। 49 नंबर में है कि कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? एलिस, लीला, जयमाला, नीला। तो 49 का हो जाएगा सी। जयमाला चंद्रगुप्त में नहीं है, स्कंदगुप्त में है। बाकी एलिस, लीला और नीला चंद्रगुप्त में हैं। 50 में है उदित उदय गिरि मंच पे, रघुवर बाल पतंग, संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। उदित उदय गिरि मंच पे, रघुवर बाल पतंग। कौन सा अलंकार? रूपक। 50 के बाद आते हैं 51 और 51 में आपको बताना है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, द्वारिका, अयोध्या, मथुरा। तो ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो मथुरा है।
52 नंबर में है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने किया। 53 में है राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो बीजी खेर। राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। 54 में है कौन सी कंठ ध्वनि है? द, भ, छ, क। तो जो कंठ ध्वनि है वो है क। क क्या है? कंठ ध्वनि है। 55 में है भाववाचक संज्ञा है। अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। तो अमीरी में भाववाचक संज्ञा है। 56 में दिया है कि निम्न वाक्यों में से किसमें करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, मतलब लड़का दर्द से छटपटाता रहा। तो यहाँ पे क्या है? करण कारक है। फिर 57 में पूछा है गठरी शब्द में कौन सा लिंग है? तो गठरी में क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि गठरी का पुल्लिंग होता है गठरा। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के में वचन है। कौन सा वचन है? तो एक वचन है। लड़के ने रमेश को मारा। फिर 59 में दिया है संलग्न। संलग्न का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? तो संलग्न का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस लग्न, संलग्न। 60वां में है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है रातों रात। 61 में है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? सीताराम, परशुराम, हानि लाभ, भाई बहन। तो 61 का हो जाएगा बी। परशुराम में द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कर्मधारय या बहुब्रीहि हो जाएगा। बाकी सीताराम, हानि लाभ, भाई बहन में द्वंद्व है। 62 में पूछा गया है निर्विकार में उपसर्ग कौन सा है? तो निर्विकार में निरुपसर्ग है। कौन सा? निर। 63 में है सनह सनह, ये कैसा शब्द है? तो सनह सनह तत्सम शब्द है। 63 के बाद 64 में है आंसू। आंसू कैसा शब्द है? तो आंसू तद्भव शब्द है। 65 में दिया है कि निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा गलत है? निसार, रजाई सही है। उश्रीसम, पगड़ी सही है। उत्तरीय चादर सही है, लेकिन सिरस्कम सिखा नहीं होगा। सिरस्कम भी पगड़ी ही होता है। 66 में दिया है कि कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द अम्बु का सही समानार्थी नहीं है? तो अम्बु का वारी हो जाएगा, सलील हो जाएगा, छीर। लेकिन अम्बु का फलक नहीं होता है, तो 66 का डी हो जाएगा सही। 67 में दिया है सफल का विलोम नहीं है। तो सफल का विलोम असफल होगा, विफल होगा, निष्फल होगा, लेकिन सफल का विलोम कुफल नहीं होगा। फिर 68 में है अनुपभुक्त का विलोम बताइए। तो अनुपभुक्त का विलोम होगा उपभुक्त। फिर 69 में दिया है एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी? तो अनन्नास सही लिखा है, आकस्मिक गलत लिखा है। अक्षौहिणी होता है, अकाल होता है, ना कि आकाल। केवल अनन्नास यहाँ पे सही है। इसके बाद है 70 नंबर में सही वर्तनी वाला शब्द है। तो सही वर्तनी वाला है संभावना, क्योंकि कीर्तिमान होता है, रीत्य अनुसार होता है, ना कि रीत्यानुसार। शत सत नमन होता है। फिर 71 में दिया है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कल, आज और कल अवकाश रहेगा। तो ये गलत है, क्योंकि कल, आज और परसों अवकाश रहेगा या आज और कल अवकाश रहेगा। कल, आज और कल अवकाश रहेगा, ये अशुद्ध है। आज मौसम अच्छा है, सही है। अब परीक्षा होने वाली है, सही है। मैंने पत्र भेज दिया, सही है। 72 में है जहाँ तक सध सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा? तो जहाँ तक सध सके यानी यथासाध्य। 73 में दिया है जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द, क्या होगा? तो जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कहेंगे अकल्पनीय। 74 नंबर में है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, क्या कहलाता है? तो जिसने मृत्यु को जीत लिया है मृत्युंजय कहलाता है। 75 में दिया है कौन सा मुहावरा है?
सावन हरे न भादो सूखे, भाड़े का टट्टू, एक पंथ दो काज, चिराग तले अंधेरा। तो सब लोकोक्ति है, लेकिन भाड़े का टट्टू होना ये मुहावरा है। फिर है 76 नंबर में आधा तीतर आधा बटेर। इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अनमेल वस्तुओं का संयोग। उसी को कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। 77 में है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है एक ही सहारा। 78 नंबर में है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। ये विशेषण किस कवि के लिए प्रयोग किया गया है? तो भवभूति के लिए प्रयोग किया गया है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। 79 में है सुख दुख आत्म को रसा। ये उक्ति किसकी है? तो ये है रामचंद्र गुरुचंद्र की, सुख दुखात्म को रसा। 80 नंबर में है मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम कालिदास है। 81 में है सज्जन। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का हो जाएगा सत्य प्लस जन। 82 में है तेजोमय। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजः प्लस मय। 83 में है लंबोदर। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, इसका बोला है विग्रह कीजिए। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, लंबोदर। फिर दिया है 84 में जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में समान रहता है? तो वो है जगद्भ्याम। जगद्भ्याम जगद्भ्याम जगद्भ्याम। तो जगत शब्द का जगद्भ्याम जो रूप है तीनों विभक्तियों में एक समान रहता है। 85 नंबर में है आदर्श शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? अमुभ्य होगा। 86 में है तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार है। देवदत्ताय रोचते मोदकः स्वदते च अपूपः। उपयुक्त वाक्य प्रियमाणः क वर्तते। तो यहाँ पे हो जाएगा देवदत्तः वर्तते। 88 में आ जाइए, दिया है परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो अनुवाद हो जाएगा परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। तो 88 का हो जाएगा बी। 89 नंबर में दिया है अमीर खुसरो की पहेली है, इसका उत्तर बताना है। तो 89 नंबर में आ जाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। इस पहेली का उत्तर क्या होगा? बड़ा आसान है, आरी होगा। आरी ही तो लकड़ी खाएगी, तो आरी हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। मुंह किस में देखेंगे? दर्पण में। फिर एक राजा की अनोखी रानी, और नीचे से पीवे वह पानी। तो नीचे से पानी कौन पीता है? दिए की बत्ती। फिर मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार, और सोने का सा रंग है, कोई चतुर करे विचार। तो ये हो जाएगा चना। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। 90 में दिया है कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गए। इस वाक्य में सिलहली शब्द का अर्थ क्या है? तो सिलहली शब्द का अर्थ है फिसलने लायक। 91 नंबर में है एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा न कोय, मन की द्विविधा मान कर भय 102। ये पंक्ति किसकी है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में मैं दे चुकी हूँ। तो ये बनारसी दास की है। फिर 92 में है नैन चुअही जस महवट नीरू। नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ क्या है? तो महवट का अर्थ है माघ की झड़ी। फिर 93 नंबर में है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग मिलता है खलिक बारी में। फिर 94 नंबर में है अबलो न सानी अब ना न सही हो। तुलसीदास की यह उक्ति इनकी किस रचना से उद्धृत है? तो ये है विनय पत्रिका से। अबलो न सानी अब ना न सही हो। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की है।
फिर 96 नंबर में पंक्ति दी गई है, पूछी गई है किसकी है कि पग घुघरू बाध मीरा नाची रे, तो मीरा की है ये। फिर है बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रस, ये पंक्ति किसकी है, कबीर की। फिर है तेहि दुख भय परास निपाते, लोह बूढ़ उठे होई राते, ये जायसी की है। और काहे को गोपीनाथ कहावत सूरदास की है, तो बी हो जाएगा। 97 में आ जाइए। फिर है आए जोग सिखावन पाड़े, पद से संबंधित तथ्य क्या है। आए जोग सिखावन पाड़े सूरदास की पंक्ति है, तो इस पद से संबंधित तथ्य है कि हमारे परम धाम कृष्ण हैं और अब हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। फिर है कि दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। 98 में है कि बिहारी की कविता के संदर्भ में ये कथन किस आलोचक का है कि कविता उनकी श्रृंगारिक है पर प्रेम की उच्च भूमि पे नहीं पहुँचती। तो बिहारी की कविता के संदर्भ में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 99 में है कौन सी रचना देव की नहीं है। भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, ये तीनों देव की है, पर अलंकार गंगा देव की नहीं है, ये श्रीपति की है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं है। तो मेघनाथ वध ये इनकी गुप्त जी की अनुदित रचना है, ये मौलिक रचना नहीं है। तो 100 हमने देखे और बचे हैं 25 क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आपने 25 मिनट में देख लिया और 25 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं। तो अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ एक जानकारी कि प्रतिदिन हम टेस्ट करा रहे हैं आगाज बैच में, जिसकी फ़ीस मात्र 499 है। अब तक नहीं जुड़े हैं, अभी भी 1-2 महीना समय है, देर मत करिए, जुड़ जाइए और पीडीएफ टेस्ट पे एकदम लग जाइए। खाली आप पीडीएफ टेस्ट तैयार कर लेंगे ना, 70% पेपर आपको वहीं से मिलेगा। ये ऐसे कोई लंबी लंबी बातें फेंकने वाली नहीं है, ये गारंटी है। पेपर दे के आप आएंगे, आप खुद कहेंगे कि मैम बहुत सारे क्वेश्चन आपने कराए हुए थे, बस आपको उन्हीं को तैयार करना है, उन्हीं को बचाना है। फीस एलटी ग्रेड के लिए भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें टीजीटी पीजीटी के लिए भी पढ़ाया जाएगा। डेली आपको 2 प्राइवेट क्लासें लाइव मिलेंगी, डेली आपको टेस्ट मिलेगा। फिर वन लाइनर जो एग्ज़ाम के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वन लाइनर पढ़ना। आपको वन लाइनर का पीडीएफ कम से कम 3000 वन लाइनर मिलेगा, वो भी बच्चन सिंह की बुक से, शुक्ल जी की बुक से। तो आप प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, आगाज बैच ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी राज्य में आपको देना हो हिंदी साहित्य से एग्ज़ाम, उत्तराखंड प्रवक्ता हो, पंजाब में हो, उड़ीसा से आज 2 लोग जुड़े हैं हमारे यहाँ, उड़ीसा में भी एग्ज़ाम है। तो देखिए इतने दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं, हमें भी नहीं अंदाज़ा था। अभी तो उत्तराखंड से लोग जुड़े थे, पंजाब से जुड़े थे, बिहार से जुड़े थे, राजस्थान से जुड़े थे, तेलंगाना से जुड़े थे, अब उड़ीसा नया राज्य, आज उड़ीसा से 2 लोग जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगा हमें कि बताओ उड़ीसा से भी लोग जुड़ गए। तो आप लोग भी ज़रूर जुड़िए, और यूपी वालों की तो भरमार ही है। और जुड़ने के लिए आपको इसी नंबर पर फीस पेमेंट करके ऑनलाइन यहाँ से व्हाट्सएप पे आप नंबर बता देना है, आप एकदम निफिक्र रहिएगा, आपको कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। तो ज़रूर जुड़ें, ठीक। अब आ जाइए, ये नंबर नोट कर लेंगे 9452869335। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 101 नंबर पे एक पंक्ति है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये पंक्ति किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। 102 में है राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या किया। तो निराला ने संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पे विशेष बल दिया है। फिर 103 नंबर में है कामायनी के सर्गों का सही क्रम क्या होगा। तो कामायनी के सर्गों का स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, ये दम क्रम से ही तो दिया है, ABCD। फिर 104 में है कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। तो रहस्य के बाद आनंद आता है। 105 में है किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है। तो मधुचर्या का कवि जयशंकर प्रसाद को कहे हैं। ध्वनि कविता किसकी है। तो ध्वनि कविता निराला की है।
107 में पंक्ति है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ये पंक्ति किसकी? निराला की। 108 में है पंक्ति, तो ये तो प्रश्न इधर उधर दोनों दे दिया है, इसको कैसे मिलाया जाए? आधा आधा कर दिया है दोनों पेज पे। तो यहाँ पे जो पंक्ति थी कि जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, ये पंक्ति किससे थी पता है? ये पंक्ति थी शासन की बंदूक कविता से, शासन की बंदूक से। और सतपुड़ा के जंगल से ये थी पंक्ति बी वाली कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। इसके बाद फिर है कि धसो इनमें छर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। ये पंक्ति किससे है? ये पंक्ति सतपुड़ा के जंगल से है कि धसो इनमें छर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। और भूख कौन उपजाता है? ये पंक्ति है अकाल दर्शन से। और यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, ये यह दीप अकेला से है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। 109 में है धूमिल की कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। किस कविता में? तो अकाल दर्शन में। 110 में है भारतेंदु जी के बारे में सत्य कथन क्या है? 110 तो भारतेंदु जी उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया और भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। ये तो गलत है। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य लेखन किया, गलत है। ए बी डी सही है। काव्य लेखन नहीं, गद्य लेखन किया उन्होंने। तो ए नहीं, ए सी सही। 1 मिनट मिस्टेक हो गई, बी तो गलत है। ए सी डी के भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया, ये सही है। लेकिन बी में दिया है कि उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन किया। आधुनिक कहानी तो द्विवेदी युग में आई, कहाँ उनमें आई थी, तो गलत है। ए सी डी विकल्प नंबर सी सही है। 111 में है थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में मद्रास में खुली। फिर 112 नंबर में है स्कंदगुप्त नाटक में ये संवाद किसके द्वारा कहा गया है कि त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। तो ये स्कंदगुप्त कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत सोचिएगा कि ये तो नेट के लिए है, ये टीजीटी पीजीटी में आ रहे हैं ऐसे प्रश्न, तो ये हुबहू नेट का उठा के डाल देता है। तो इसे तैयार रखिएगा, ये नहीं कि पेपर बाद फिर मुंह बना के घूमते फिरे। 113 में है कि मनुष्य के मन से सुंदर कुछ और नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में ये संवाद किसका है? मोहिनी बाई का। 114 में है परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों में शीर्षक कौन से हैं? तो यहाँ पे शीर्षक है प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय, दुर्जनता और ईश्वर प्रेम नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। देवनागरी लिपि का विकास क्रम होगा ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले महादेव गोविंद रनाडे का सुझाव आएगा, फिर नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद आएगा, फिर काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति आएगी। यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। रुक जाइए, सबसे पहले आएगा बी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, फिर सी वाला, फिर ई वाला, फिर ए वाला। तो सबसे लास्ट में राधा कृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद आएगा। 117 में दिया है उच्चारण स्थान के आधार पर असंगत युग्म है। तो ग तो कंठ से ही होता है, तालव्य ज से होता है, दंत न से होता है, लेकिन मूर्धन्य र 117 का सी मूर्धन्य में र नहीं आएगा, ये गलत है। इसके बाद 118 में दिया है
कि जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। नदी, सभा, पहाड़, गंगा। नदी, सभा, पहाड़ में जातिवाचक है, लेकिन गंगा व्यक्तिवाचक है। 119 में दिया है कि कौन सा शब्द संधि के नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। जगत गुरु, तो जगत गुरु नहीं जगत गुरु होता है, ये गलत है। देवेंद्र निश्वास उत्पाद तो सही है। 120 में है महाराजा शब्द कौन से समास का उदाहरण है। तो महाराजा शब्द में कर्मधारय समास है। महान है जो राजा। 121 में दिया है मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। अनु प्लस चर अनुचर, अनु प्लस रूप अनुरूप, अनु प्लस उचित अनुचित। तो अनु प्लस उचित नहीं होता है, अन प्लस उचित होता है, तो इसीलिए सी वाला गलत है। अन प्लस उचित अनुचित, अनु प्लस शासन अनुशासन सही है। 122 में है लाश किस भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा का। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। मूर्ख व्यक्ति। कंगाली में आटा गीला होना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कष्ट पर कष्ट आना। फिर है कि दूसरों का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। परोपकारी होगा। जो दूसरों का उपकार करे उसे क्या कहते हैं। परोपकारी। तो 125 क्वेश्चन हमने देखा। 125 में से यदि आप 115, 110 स्कोर 120 ला रहे हैं, मतलब 110 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे इसमें से, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 110 15 कर लेंगे तो इसीलिए तो डेली हम टेस्ट करवा रहे हैं, ताकि आप टेस्ट से जुड़िए, अपना मूल्यांकन करिए। वैसे सब लोग कहते हैं कि तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है, लेकिन तैयारी नहीं होती है। तो तैयारी आपको करना पड़ेगा। टेस्ट से, टेस्ट देंगे अपना स्कोर पता चलेगा, अपनी गलती पता चलेगी। तो टेस्ट ज़रूर दिया करिए, बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट के लिए आप जुड़िए, प्रतिदिन टेस्ट करा रहे हैं। 9452869335 टेस्ट को हल भी करवा रहे हैं। प्राइवेट क्लासें होती हैं, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट में सबको बताना है। जो क्लास देखेंगे पता चले कौन कौन देखा है, कौन नहीं देखा है। और कम से कम 5 लोगों के यहाँ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगली क्लास आएगी जल्द ही। तो 2 पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। कम से कम 10 पेपर मैं ऐसा प्रैक्टिस सेट कराना चाहती हूँ एग्ज़ाम से पहले, 10 या 20।